वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। और इसका ये हमारी 10th वीडियो है, जिसका कंटेंट है एग्रीमेंट्स विद पर्सनस डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और इसमें कुछ पास्ट एग्जाम्स भी हम डिस्कस करेंगे। और ये कंटेंट लिया गया है आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 से। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो एग्रीमेंट विद पर्सनस डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो लॉ ने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज की हुई हैं ऑन सर्टन पर्सन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिस्कस बिलो। यानी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें हर पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन से सर्कमस्टांसेस में उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया गया है, यानी उनकी कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की, और कौन से सर्कमस्टांसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। एलियन एनिमीज पहला पॉइंट है। एन एलियन इज अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो पाकिस्तान के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क का जो शहरी है उसे यहाँ पर एलियन कहा जाएगा। लेकिन हर शख्स एनिमी नहीं है। जब तक हमारा किसी कंट्री के साथ पाकिस्तान एट वॉर नहीं है तो उसको एनिमी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड बी सूड ड्यूरिंग पीस टाइम। तो ड्यूरिंग पीस टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट इफ अ वॉर is declared, then an alien enemy can neither enter into a contract nor be sued during the period of war। ना आप उस पर केस कर सकते हैं और ना ही उस दौरान उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर आर ईदर सस्पेंडेड। अगर टेम्परेरी एक वॉर है तो सस्पेंडेड हो जाएगा, उसके बाद हालात ठीक हो जाते हैं, दोबारा पीस टाइम हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिया जाएगा, और टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। तो अगर वॉर थोड़ी सी प्रोलॉन्ग करती है या कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी थी कि उस टाइम पर परफॉर्म होना चाहिए था और वो टाइम वॉर में गुजर गया तो वो फिर टर्मिनेटेड कंसीडर होंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इमरान एग्रीज टू बाय गुड फ्रॉम नरेंद्र, अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री एट वॉर विद पाकिस्तान। द एग्रीमेंट इज वॉइड। सेकेंड सिचुएशन है फॉरेन सॉवरन्स एंड एम्बेसडर्स। तो जो ऐसे मुल्क हैं जिनमें बादशाहत है, मोनार्की है, तो वहाँ के जो सॉवरन्स हैं और बाकी मुल्कों में भी जो एम्बेसडर्स हैं, जो सफ़ीर अपॉइंट होते हैं, तो सच पर्सनस हैव इम्यूनिटी अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्व्स टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आवर कोर्ट। यानी वो अगर हमारी कोर्ट सिस्टम में आना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक फिर ये होता है कि उन्हें हम अपनी कोर्ट्स में उनके अगेंस्ट सिविल केसेस जो हैं उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते। दे हैव अ राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम द प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग सूड। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो कह दें कि जी हम वो कोर्ट में नहीं आना चाहते और वो नहीं चाहते कि उन पे केस किया जाए, सिविल प्रोसीडिंग चलाई जाए, तो वो हम नहीं चला सकेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यही ट्रीटमेंट दूसरे मुल्क हमारे सफ़ीरों को देते हैं, यही ट्रीटमेंट हम उनके सफ़ीरों को भी देते हैं। तो हम एक सिनेरियो पढ़ लेते हैं। एमिली अ डिप्लोमेट गॉट अ हाउस ऑन रेंट फ्रॉम मोमिन ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री टू विच शी बिलोंग्स। मोमिन सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। इट वॉज हेल्ड दो नो एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट एमिली। तो आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। अब इफ़ शी वुड हैव लाइक्ड के जी वो केस जो है फेस करना चाहती हैं कोर्ट में तो वो कर सकती हैं, लेकिन आप उन्हें जो है ना फोर्स नहीं कर सकते और उन पर केस नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि जब इस तरह के एग्रीमेंट्स करने लगें किसी फॉरेन सॉवरेंस और एम्बेसडर्स के साथ तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। थर्ड सिचुएशन है कन्विक्ट की। कन्विक्ट जो है जिस पे क्राइम साबित हो चुका होता है, सजा याफ्ता मुजरिम को कहते हैं। अ कन्विक्ट वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट is incapable of contracting, but this disability comes to an end after the expiry of the sentence or when he is on payroll। यानी वो जब जमानत पे रिहा हुआ और बाहर हो, जैसे बाजुकात किसी फैमिली इमरजेंसी की सिचुएशन में टेम्परेरी तौर पर जो है ना उसे सज़ा के दरमियान में भी एक शख्स को 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो पेरोल कहलाता है। या जब वो अपनी सज़ा मुकम्मल कर चुका हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद नहीं है। हम सिनेरियो एक डिस्कस कर लेते हैं। वाजिद ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद साजिद टू सेल हिज लैंड। तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा क्योंकि ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट किया गया। इम्प्रिजनमेंट के बाद होता या ऑन पेरोल होता तो फिर ये वैलिड हो सकता। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट।
अब इंसॉल्वेंट हमने पहले भी डिस्कस किया, एक ऐसा पर्सन जो अनएबल टू पे हिज डेट्स है, तो उसको फिर वो कोर्ट में जाके अप्लाई करता है और कोर्ट उसको देखते हुए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको डिक्लेयर कर देती है एज इंसॉल्वेंट। अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज इज प्रॉपर्टी इज डेल्ट विद बाय ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर। तो जब एक शख्स इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी एक ऑफिशियल असाइनी को कोर्ट अलॉट कर देती है और वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके उसके क्रेडिटर्स को जितनी पेमेंट कर सकती है, जितने पैसे होते हैं कम ही होते हैं, तो उससे वो उतनी पेमेंट करते हैं, बाकी नुकसान क्रेडिटर्स बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद वो ऑफिशियल असाइनी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करवाते हैं और कोर्ट फिर उस इंसॉल्वेंट को डिस्चार्ज कर देती है। जब वो डिस्चार्ज कर देती है तो फिर वो इंसॉल्वेंट कंसीडर नहीं होता, फिर वो जीरो एसेट जीरो लाइबिलिटीज के साथ रीस्टार्ट कर सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी जब उसने अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए और जब तक कि उसकी इंसॉल्वेंसी की सारी प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो जाती, उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। साजिद एन इंसॉल्वेंट promises to sell his car to बाबर, the agreement is void, क्योंकि अब वो कार तो उसकी है ही नहीं, साजिद के कंट्रोल में नहीं है। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अब ऑफिशियल असाइनी ऑफ साजिद उसको डील करेगा, साजिद खुद उसको डील नहीं कर सकता और वो सारी प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी सेल करके जो एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट जितनी हो सकेगी उसको लॉ के मुताबिक करने की कोशिश कर रहा होगा। कंपनीज, कंपनीज जो हैं उन्हें भी लॉ में पर्सन समझा जाता है। अब हम लोग जो हैं वो तो नेचुरल पर्सन हैं, मैं और आप, लेकिन जो कंपनी है वो एक, उसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है, यानी उसके भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं, लेकिन वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ में उसे पर्सन ही समझा जाता है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकती है, कंपनी पर केस भी किया जा सकता है, कंपनी पर कंपनी खुद भी किसी पर केस कर सकती है, लेकिन कंपनी की जो एग्रीमेंट्स में एंटर होने की पावर होती है वो बाज़ रिस्ट्रिक्टेड होती है। उसके एक डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अगर कोई उसके स्कोप पर वहाँ लिमिटेशन हैं कि ये एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने कंपनी ने, तो कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकती, ये रिस्ट्रिक्शन होगी। वरना उसके अलावा कंपनी जो है वो इन जनरली इट इज़ कम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। So a company is an artificial person and a contract entered into by a company will be valid only if it is within the powers granted to it by the memorandum of association, जो कि कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, XYZ लिमिटेड मेक्स एन एग्रीमेंट विद अनवर टू सेल सम प्रॉपर्टी विच द कंपनी इज नॉट ऑथराइज बाय इट्स मेमोरेंडम टू सेल। तो फिर ऑथराइज जब नहीं है तो नहीं कर सकती, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब कुछ पास्ट एग्जाम्स डिस्कस करते हैं। तो ये एक पास्ट एग्ज़ाम जो है हमारे पास, इसका ताल्लुक तो माइनर से है। ये ऑटम 2019 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था। तो शुएब एज्ड 15 क्लियरली एक माइनर है, इज़ द सन ऑफ अ बिलीनियर बिजनेसमैन इजाज मुंसिफ। लास्ट मंथ शुएब ड्रोव हिज फादर्स 2018 मॉडल BMW टू अ विंटेज कार एग्जीबिशन अरेंज्ड बाय वोक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान। At the exhibition, he saw a vintage Mercedes-Benz and entered into a contract with the seller for the purchase of the car. अब जो है माइनर के तौर पर तो ये एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। द सेलर नोइंग इजाज मुंसिफ स्टेटस, यानी फादर का स्टेटस, डिलीवर्ड द कार टू शुएब एट हिज हाउस, कार भी डिलीवर कर दी। द सेलर रिक्वेस्टेड द पेमेंट फॉर द कार बट शुएब रिफ्यूज टू पे। द सेलर इज नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर full payment by Ijaz Munsif. Discuss whether the seller would succeed in recovering the payment from Shuaib और Ijaz Munsif. अब इसकी एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं आंसर की तरफ जाने से पहले। तो पहले तो ये देखें कि जो माइनर के साथ एग्रीमेंट होता है वो वाइड एब इनिशियो होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वो तो वाइड हो गया, माइनर से तो आप रिकवरी भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये होती कि अगर ये कोई नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती तो फिर भी ये होता है कि जी माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। तो क्लियरली एक विंटेज कार जो है वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, तो उसको भी उस बेस पर भी रिकवरी नहीं की जा सकती प्रॉपर्टी से। तीसरा ये कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट शुएब और उसके फादर इजाज मुंसिफ ने जॉइंटली किया होता तो फिर ये होता कि जी एक एडल्ट है और एक माइनर है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है अगेंस्ट द एडल्ट। तो जो ब्रीफ डिस्कशन हमारी इंटेल कर रही है, ना शुएब से क्लेम कर सकते हैं ना इजाज मुंसिफ से क्लेम कर सकते हैं। तो अब इसकी हम देखते हैं कि एग्जाम में इसको हमने कैसे हैंडल करना है, उसके प्रोसेस को देखेंगे। शुएब बीइंग अ माइनर लैक्स द कैपेसिटी टू एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर, ये पहला पॉइंट है।
Therefore Shoaib is not bound by the contract and the contract is void ab initio. अब ये तो पहली बात यहाँ तक कवर की. A minor can only be bound by a contract if he has been supplied with necessaries suited to his condition in life. His liability in such a case would be limited to the extent of his property, if any, वो भी अगर कोई हो. In this case, vintage car cannot be regarded as a necessary good. Therefore, the seller cannot enforce payment for the vintage car against Shoaib. तो दूसरी नेसेसिटीज वाला पॉइंट डिस्कस हो गया. तो एक पॉइंट पहले वाइड ab initio का डिस्कस हो गया, दूसरा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का डिस्कस हो गया. द सेलर कैन ओनली क्लेम फॉर द रिटर्न ऑफ हिज कार थ्रू एन ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन. ये तीसरी बात, सोल्यूशन उसे दे दिया, भाई गाड़ी वापस मिल सकती है, पैसे नहीं मिल सकते. सिमिलरली इजाज मुंसिफ, अब ये तीसरी बात के बाद ये चौथी बात, इजाज मुंसिफ कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल for the price of car which his son Shoaib bought. He would have been held liable if his son had either entered into contract jointly with him or the contract was for the supply of necessaries to Shoaib. तो वो तब होता तो jointly भी नहीं है, तो वो सिनेरियो भी. तो चार बातें आपने इस आंसर में डिस्कस करनी थी. ये चार बातें अगर आप अपने किसी डिफरेंट वर्डिंग के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि पास्ट एग्जाम स्प्रिंग 2017 में 4 मार्क्स का पूछा गया था. अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड. डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेज इन विच अ पर्सन मे नॉट बी एबल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट मीटिंग द अबव कंडीशन. कि एक शख्स मेजॉरिटी की एज भी है, साउंड माइंड का भी है, और वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता. तो इसका जवाब वही बनेगा जो आज हमारा लेक्चर था कि एग्रीमेंट विद पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. कन्विक्ट है, इंसॉल्वेंट है, एलियन एनिमी है, तो ये लोग अगर इनकी एज 20 साल के या 70 साल भी हो और ये साउंड माइंड के भी हों, फिर भी इनके साथ एक सर्टन कंडीशंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते. तो डिस्कशन जो होगी वो इन पॉइंट्स पर जाएगी कि एलियन एनिमी अगर वॉर डिक्लेयर्ड है तो इवन इफ इज़ मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड, तो ये देखिए मेजर भी है, साउंड माइंड भी है, लेकिन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एलियन एनिमी है, फॉरेन सॉवरन और एम्बेसडर हैं, कन्विक्ट्स हैं, इंसॉल्वेंट हैं, ये कंपनीज के मेमोरेंडम में अलाउड नहीं है. तो आज का जो लेक्चर के पॉइंट्स थे उन्हीं को आपने बेसिकली ब्रीफली मेंशन करना था, 1 or 2 sentences each. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.